नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज, यानी बहुत सारी कानूनी और वित्तीय जानकारी आपको इस चैनल पे दी जाती है। तो अगर आपको भी इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े, हमारे चैनल से जरूर जुड़े। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वह है सेल डीड। जी हाँ, बिहार में या कहीं भी अगर आप जमीन की खरीद बिक्री में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप इच्छा रखते हैं किसी जमीन को खरीदने की या बेचने की, तो वैसी स्थिति में सेल डीड बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल डॉक्यूमेंट है। ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी दस्तावेज है। तो ये कितने प्रकार का होता है, क्या कुछ प्रोसीड्योर है इसको, इसके रजिस्ट्रेशन का क्या कुछ प्रक्रियाएं हैं, क्या कुछ उसमें लिखना चाहिए, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो डिटेल में आज हम बताएंगे कि सेल डीड क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है और टाइटल डीड क्या होता है। इन तीनों चीजों में हम आपको फर्क भी बताएंगे और इसके बाद बताएंगे कि इसके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीड्योर क्या है। तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में मिलते रहें। तो मित्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि सेल डीड यानी अगर जमीन की खरीद बिक्री करनी है। मित्रों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सेल डीड होता क्या है। जब कोई जमीन की बिक्री होती है, यानी कि एक पार्टी सेलर होता है और दूसरा बायर होता है, यानी कि एक खरीदने वाला होता है और दूसरा बेचने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि एग्रीमेंट में आमतौर पे वो जमीन का वैल्यू कितना है, कितने में खरीदा जा रहा है, उसकी पूरी चौहद्दी क्या है, क्या कुछ है, उन सारी चीजें आप जो है उस सेल डीड में आप लिखते हैं। ये सेल डीड हो या टाइटल डीड हो या फिर एग्रीमेंट टू सेल हो, इन सारी ये डॉक्यूमेंट जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें जो ऑनरशिप है, जैसे कि अगर हम सेल डीड की बात करते हैं तो सेल डीड में जो जहां एक किसी भी जमीन में एक खरीदार होता है और दूसरा जो है खरीदने वाला होता है, यानी एक बेचने वाला होता है और एक खरीदने वाला होता है। वैसी स्थिति में एक सेलर और एक बायर होता है। तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि उस जमीन की वैल्यू कितनी है, उसकी चौहद्दी क्या है, क्या कुछ एरिया है, ये सब कुछ जो है उसमें लिखा होता है। और बाकायदा ये भी लिखा होता है कि ऑनरशिप यानी उस जमीन की मलिकियत जो है किससे किसको ट्रांसफर की जा रही है, यानी कि ये जो हस्तांतरण है, जो मलकियत है उसमें जो है बदलाव होता है, उसमें नाम का परिवर्तन होता है। तो ये बहुत ही जरूरी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर बात हम करें एग्रीमेंट टू सेल की, तो इसमें दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है किसी जमीन को लेके कि हाँ, इस पे जो है एक एग्रीमेंट बन जाता है कि इसे बेचना है। हालांकि इसमें ये ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन एक एग्रीमेंट बन जाता है कि हाँ, इतना रकम दे दिए, इतना बकाया है और धीरे धीरे जैसे बकाया करेंगे इनके नाम पे ये जमीन हो जाएगी। तीसरा जो चीज होता है वो है टाइटल डीड। टाइटल डीड तब होता है जब किसी जमीन को बेचा नहीं जाता, उसे गिफ्ट कर दिया जाता है। तो वैसे में ये सेल डीड नहीं होता, लेकिन ये टाइटल डीड होता है। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है। जब भी आप किसी कोर्ट में उसके ऑनरशिप को प्रूफ करने जाते हैं तो सेल डीड बहुत ही जरूरी होता है। सेल डीड के साथ और भी बहुत सारी जरूरी चीजें होती है कि यानी इसका प्रोसीड्योर क्या है, रजिस्ट्रेशन का, इसमें स्टैंप ड्यूटी कितनी लगती है, ये सारा कुछ जो है आज मैं बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेल डीड क्या होता है। सेल डीड जो है दो पार्टीज के बीच में, एक बायर है और दूसरा सेलर है, यानी एक खरीदने वाला है और दूसरा बेचने वाला है। जब कोई जमीन को जो खरीदने वाला है तो वो सबसे पहले एक अपना ड्राफ्ट करता है सेल डीड। उसमें वो सारी चीजें होती हैं कि वो जमीन का पूरा ब्यौरा होता है, जो पैसे की लेन देन होती है उसके बारे में भी ब्यौरा होता है कि कितना एडवांस पेमेंट दिया जा रहा है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ये सारा जो डिटेल होता है वो प्रिपेयर किया जाता है या तो खुद खरीदने वाले के द्वारा या उसके वकील के द्वारा। और फिर ये डॉक्यूमेंट जो है जो बेचने वाला है उसके हवाले कर दिया जाता है और उसके बाद बेचने वाला जो है उसे पढ़ता है, अपने वकील के से परामर्श करता है और फिर जब दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होती है तो उसको बाकायदा सब रजिस्ट्रार के पास जाके
जो उसका कई जगह पे जो है इस तरह के जो सेल डीड होते हैं, इसके लिए एक बॉन्ड पेपर पे भरवाया जाता है, कई जगह इस पे स्टैंप ड्यूटी लगता है। तो ये सब कुछ, ये सारा डिटेल जो है उस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस के से पता लगता है कि इस पे कितने की स्टैंप ड्यूटी देनी है। ये जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने ही ये जो है सेल डीड में को रजिस्टर कराया जाता है। तो ये है प्रोसेस, कैसे जो है सेल डीड को रजिस्टर कराया जाए। खासकर बिहार में ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहां पे लोग अपने सेल डीड को रजिस्टर नहीं कराते हैं। तो जब आप अपने सेल डीड को रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर नहीं कराते हैं, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी नहीं देते हैं, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है, यानी कि जब आप किसी कानून के दरवाजे को खटखटाते हैं, अगर इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आ जाता है, अगर कोई ऐसी परेशानी, कोई समस्या आ जाती है आपके जमीन की, आपके मलकियत पे कोई विवाद शुरू हो जाता है, तो वैसी स्थिति में आपका अगर जेन्युइन सेल डीड है तभी माना जाता है। मतलब जेन्युइन सेल डीड वही होता है जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है रजिस्टर्ड होता है, यानी रजिस्टर्ड सेल डीड ही जेन्युइन सेल डीड है। तो इस बात को आपको जान लेना चाहिए कि सेल डीड जो रजिस्टर्ड नहीं है वो जेन्युइन नहीं होता, उस पर विवाद ज्यादा हो सकता है। उसको उसके समझौते के लिए जो है न्यायालय में फिर आपको दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन जब सब रजिस्ट्रार के पास आपका जो सेल डीड है वो रजिस्टर्ड है, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं हो सकती। इसमें मैंने आपको बताया कि दोनों पार्टियों के द्वारा, ये एक पार्टी के द्वारा तैयार की जाती है, दूसरे पार्टी जो है, जब जो बेचने वाला पार्टी उसको दिया जाता है, बेचने वाला पार्टी उसे पढ़ता है, अपने वकील से परामर्श लेता है, और परामर्श लेने के बाद दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में स्टैंप ड्यूटी दी जाती है, उसको एक बॉन्ड पेपर पे बाकायदा किया जाता है, और उसके बाद जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा ये रजिस्टर्ड भी होता है। तो इस तरह से इन फ्यूचर अगर कोई उस जमीन पे विवाद पैदा होता है तो उसे निपटाया जा सकता है। जो एग्रीमेंट ऑफ सेल होता है उसमें जमीन की जो है वो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, यानी जो मलकियत है वो उसमें बदलाव नहीं होता है, लेकिन एक एग्रीमेंट हो जाता है कि मैंने आपको इतने पैसे दिए और आगे भविष्य में इतने और पैसे दूंगा, तो ये जो है जमीन उस जो खरीदने वाला है उसकी हो जाएगी। तो ये एग्रीमेंट ऑफ सेल होता है, ये ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नहीं हो सकता, लेकिन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और तीसरा जो सेल डीड होता है, मतलब तीसरा जो मैंने आपको कैटेगरी बताया डीड का, ये होता है टाइटल डीड। इसमें बगैर पैसे की लेन देन, यानी कि अगर कोई जमीन किसी को गिफ्ट कर रहा है तो वैसे में ये जो है टाइटल डीड होता है। इसमें जमीन के खरीद बिक्री के लिए कोई पैसे की लेन देन नहीं होती है, सिर्फ जो है ये ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप यानी मलकियत की जो है उसमें बदलाव का ये घोषणा होता है। तो ये तीनों डीड बहुत ही जरूरी है, और बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट साइन करें उसका पूरा प्रोसीड्योर जान लें, समझ लें कि आगे भविष्य में आपकी संपत्ति, आपकी जो भी आपका प्रॉपर्टी है उसको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। तो बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी आपका जो सेल डीड है या एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं हो पाता, वो जेन्युइन नहीं हो पाता, वो वास्तविक उसको मूर्त रूप देने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वैसे जो सेल डीड है, जो एग्रीमेंट है, उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका बाकायदा स्टैंप ड्यूटी देके उसे रजिस्टर्ड कराया जाए। तो ये बहुत ही जरूरी टॉपिक था, बहुत सारे लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते थे इसके बारे में बताने के लिए। तो आज का ये वीडियो खासकर जमीन के सेल डीड के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।